नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आईवीएन भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पे नजर। ओली की बदली बोली। भारत नेपाल के बीच हुई विदेश मंत्रालय स्तर की अहम बैठक। 9 माह बाद भारतीय दूतावास ने की नेपाली विदेश सचिव से वार्ता। बरसात में इस्लामाबाद एयरपोर्ट की गिरी छत, निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता की खुली पोल। कोरोना के खिलाफ अमेरिका ने की प्रभावी दवा की पहचान। कोरोना के प्रोटीन पर हमला करती है यह दवा। एक अमेरिकी रिपोर्ट ने बढ़ाया भारत में विवाद। फेसबुक पर लगाया आरोप बीजेपी के लिए देता है नियमों में छूट। कांग्रेस बोली सोशल मीडिया पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा। भारत के कई राज्यों में बारिश से हुई भारी तबाही। महाराष्ट्र, उत्तराखंड और ओडिशा में बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ में 70 गांवों का टूटा संपर्क। गुजरात में जल तांडव। बिहार के 14 जिलों में बाढ़। जदयू के पूर्व मंत्री रजक से एक कदम आगे निकले नीतीश। मंत्री पद से किया बर्खास्त। रजक ने की घर वापसी। आरजेडी की ली सदस्यता। कहा लड़ूंगा न्याय की लड़ाई। सीएम योगी के गृह जनपद में मासूम के साथ रेप, अभियुक्त गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी में स्थानीय लोगों ने किया बवाल। कई ऐतिहासिक ढांचे तोड़े। दीवार निर्माण का हो रहा है विरोध। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में मिला महिला का कटा हुआ सर। प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करते हैं बात। कई महीनों की संवादहीनता और तल्खी के बीच आज भारत और नेपाल के बीच राजनयिक वार्ता हुई। यह बैठक नेपाल के काठमांडू में हुई, जिसमें नेपाल के विदेश सचिव शंकर दास बैरागी और भारतीय राजनयिक विनय क्वात्रा शामिल हुए। क्या हुआ इस बैठक में, इस रिपोर्ट में देखते हैं। महीनों तक चीन के इशारे पर भारत के साथ तल्खी बढ़ाने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं में बातचीत की जानकारी देते हुए कहा था कि पीएम मोदी को नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने फोन किया था। पीएम ओली ने सरकार और देश के लोगों को 74वें स्वतंत्रता दिवस और हाल ही में भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने जाने को लेकर बधाई दी, जिसके बाद आज भारत और नेपाल के बीच संबंध सुधारने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के उच्चाधिकारियों के बीच आज बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों ने आर्थिक और विकास सहयोग परियोजनाओं को लेकर दूसरे राउंड की बातचीत पर सहमति जताई है। तो वहीं सुविधाजनक तिथि पर नेपाल में भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे आर्थिक और विकास सहयोग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। वैसे तो यह बैठक एक तरह से पहले से निर्धारित है और इसका सीमा विवाद से कोई खास संबंध नहीं है, मगर मौजूदा हालात को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इससे दोनों देशों की तल्खी को कम करने की दिशा में अच्छे संबंध की नींव रखी जा सकती है। स्पेशल डेस्क आईवीएन भारत। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे हमारे सहयोगी तुलिका और शगुफ्ता, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और मैं हूं शगुफ्ता खान और मैं हूं तुलिका सिंह। रुक करते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की एक छत का हिस्सा गिर गया है। दरअसल इस्लामाबाद में बीते कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश के कारण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू डिपॉर्चर लाउंज का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में कई लोग जख्मी हो सकते थे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हिस्सा जमीन पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पैनल के गिरने से छत से बारिश का पानी टपकने लगा। बताया जा रहा है कि घटना 2 दिन पहले हवाई अड्डे पर हुई। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। दरअसल इस्लामाबाद में भारी बारिश हो रही थी, जिसका भार छत झेल नहीं पाई और छत के हिस्से टूटकर नीचे गिरने लगे। छत टूटने के बाद छत पर जमा पानी झरने की तरह नीचे गिरने लगा। बारिश के दौरान छत के एक हिस्से के ढहने से एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता की भी पोल खुल गई।
23 जून को राजधानी में तेज हवाओं ने न्यू इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया था। खराब गुणवत्ता के कारण हवाई अड्डे पर नए बने स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा जमीन कांच के दरवाजे के साथ गिर गया था। इसके अलावा हवाई अड्डे पर कई कांच की खिड़कियां भी टूट गईं और यात्रियों को उनके संबंधित हवाई जहाज तक ले जाने के लिए नामित बोर्डिंग ब्रिज को भी नुकसान पहुंचा। बोर्डिंग ब्रिगेड 6 की सुरक्षा दीवार को तेज हवाओं ने तोड़ दिया था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक हेट स्पीच रूल्स कोलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स हेडिंग से प्रकाशित रिपोर्ट से पूरा विवाद खड़ा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फेसबुक भारत में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं के भड़काऊ भाषण के मामले में नियम कायदे में ढील बरतता है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना था कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है। इसमें तेलंगाना से बीजेपी सांसद टी राजा सिंह की एक पोस्ट का जिक्र है। पोस्ट में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा की वकालत की गई है। रिपोर्ट को फेसबुक के कर्मचारियों से बातचीत के हवाले से लिखी गई है। फेसबुक कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने टी राजा सिंह की पोस्ट का विरोध किया था और इसे अपनी कंपनी के नियमों के खिलाफ माना, लेकिन कंपनी के भारत में टॉप लेवल पर बैठे अधिकारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक प्रमुख अमेरिकी अखबार की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट पर भारतीय राजनीतिक गलियारे और सोशल मीडिया की दुनिया में जंग छिड़ गई है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके जरिए नफरत फैलाते हैं। वहीं बीजेपी नेता एवं संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। विवाद इतना बढ़ गया कि फेसबुक को सफाई देनी पड़ी। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के बाद भारत में राजनीति गर्मा गई। सोशल मीडिया के मंचों पर बहस छिड़ गई। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया, जो लूजर स्वयं अपनी पार्टी में भी लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, वे इस बात का हवाला देते रहते हैं कि पूरी दुनिया को बीजेपी आरएसएस नियंत्रित करती है। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वो कहते रहते हैं कि पूरी दुनिया बीजेपी आरएसएस से नियंत्रित है। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाते हुए आप रंगे हाथ पकड़े गए थे। कैम्ब्रिज एनालिटिकल, फेसबुक से आपका गठजोड़ पकड़ा गया। ऐसे लोग आज बेशर्मी से सवाल खड़ा करते हैं। भारत में सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में सियासी वॉर ही नहीं जारी है, बल्कि राजनीतिक दलों के नेताओं ने फेसबुक के विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में कहा, मार्क जुकरबर्ग कृपया इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक अंकित दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। वहीं ओवैसी ने फेसबुक पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, अलग अलग लोकतंत्र में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है? ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। भारत में उठ रहे सवालों के बीच फेसबुक ने रविवार को कहा, हमें हेट स्पीच और ऐसी सामग्री पर बंदिश लगाते हैं जो हिंसा को भड़काता है। हम ये नीति वैश्विक स्तर पर लागू करते हैं। हम किसी भी राजनीतिक स्थिति या जिस भी पार्टी से नेता संबंध रख रहा है नहीं देखते हैं। फेसबुक के प्रवक्ता ने आगे कहा, हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में हेट स्पीच और भड़काऊ कंटेंट को रोकने और ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम आगे बढ़ रहे हैं। निष्पक्षता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हम अपनी प्रक्रिया का नियमित ऑडिट करते हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्हें एक ऐसी दवा मिली है जो इस वैश्विक महामारी के खिलाफ कारगर हो सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि आधुनिक कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करने पर यह जानकारी मिली है कि एप्सिलिन दवा का कोरोना वायरस को मेजबान कोशिकाओं में बढ़ने से रोकने में सक्षम है। जर्नल साइंस एडवाइसेस में प्रकाशित इस अध्ययन में कोरोना वायरस के मुख्य प्रोटीज एम्प्रो की जांच की गई। एम्प्रो कोरोना वायरस के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शोधकर्ताओं के अनुसार अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की जांच में पता चला है कि एम्प्रो कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल से प्रोटीन बनाने की क्षमता को सुविधाजनक बनाता है, जिससे कोरोना वायरस मेजबान सेल में अपनी प्रकृति का निर्माण करता है। वैज्ञानिकों ने मॉडलिंग जैविक अणुओं में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए वायरस के खिलाफ संभावित उपयोग के लिए हजारों मौजूदा यौगिकों की तेजी से जांच की, जिसमें उन्होंने पाया कि एप्सिलिन नाम की दवा एम्प्रो के खिलाफ प्रभावी तरीके से काम कर रही है।
इस दवा में एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेटिव, जीवाणुनाशक और सेल सुरक्षात्मक गुण होते हैं। आपको बता दें कि शोधकर्ताओं के अनुसार एप्सलेन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा को विशेषकर बाइपोलर डिसऑर्डर और सुनाई ना देने पर प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस दवा के कई क्लिनिकल ट्रायल ने मनुष्यों में उपयोग के लिए इसे सुरक्षित साबित कर दिया है। वर्तमान में कई देशों में कोरोना के उपचार के लिए रेमडेसिविर दवा का उपयोग कर रहे हैं। यह एक एंटीवायरल दवा है जो इबोला के इलाज के लिए बनाई गई थी, लेकिन उस समय इस दवा ने काम नहीं किया था। अब यह कोरोना के रोगियों पर सकारात्मक असर दिखा रही है। यह दवा कोरोना से मरीजों के मरने की दर को 30 से 60% तक कम कर रही है। तो वहीं कोरोना का दूसरा इलाज ब्लड प्लाज्मा है, जो अभी कोरोना वायरस के प्रायोगिक उपचार के लिए अनुमोदित है। इस इलाज को सुरक्षित भी माना गया है, लेकिन यह कितनी अच्छी तरह से काम करता है, इसकी अभी भी जांच चल रही है। सस्ती स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन को भी ब्रिटेन में कोरोना का इलाज करने में प्रभावी पाया गया है। इस दवा का अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इस दवा के प्रभाव को लेकर अभी भी रिसर्च जारी है। आपको बता दें कि दुनिया के 20 देशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी और बांग्लादेश भी शामिल है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमितों के मामले में तीसरे नंबर पर है, जबकि सबसे ज्यादा मौत के मामले में चौथे नंबर पर है। मौसम और मानसूनी बारिश का कहर पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक जारी है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी बारिश का अनुमान है। भारी बारिश से ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में काफी नुकसान हुआ है। उड़ीसा और तेलंगाना में रविवार को बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। मौसम केंद्र ने बताया कि कम दबाव का क्षेत्र होने के कारण कई राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ सोमवार तक भारी बारिश से अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। हालांकि ये चक्रवात अब कमजोर पड़ रहा है। ये झारखंड तथा पड़ोसी राज्यों की ओर बढ़ गया है। मौसम का अनुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में लोग गर्मी से बेहाल हैं। इन राज्यों में बारिश का इंतजार है। दिल्ली में रविवार को आर्द्रता का स्तर 91% पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। बिलासपुर में बाढ़ में फंसे युवक को इंडियन एयरफोर्स ने चॉपर की मदद से बाहर निकाला। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने कम दबाव के क्षेत्र के कारण भारी बारिश होने से उड़ीसा के कई हिस्से में रविवार को बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए, फसल को नुकसान पहुंचा और 2 की मौत हो गई। राज्य में भारी बारिश होने से मलकानगिरी, ढेंकानाल, भद्रक और कटक जिलों सहित कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों का राज्य के शेष हिस्से सड़क संपर्क से टूट गए हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के पुणे और सतारा जिले में अत्यधिक भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई, रायगढ़ और पालघर में सोमवार को भारी बारिश होने की भी बात कही गई है। मंगलवार से भारी बारिश में कमी आने लगेगी। रेड अलर्ट के तहत अधिकारी नुकसान को न्यूनतम करने के लिए एहतियाती कदम उठाते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। 70 से ज्यादा गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। सबरी नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 30 पर भी पानी आ गया है। निचली बस्तियों में पानी भरने के बाद इनको खाली करा लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। यहाँ बारिश से बस्तर क्षेत्र का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित हुआ है। इस क्षेत्र के बाजपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में गुजरने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गुजरात में 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से गिरमाला वाटरफॉल हाहाकार मचाता हुआ बह रहा है। 100 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाला ये वाटरफॉल डरा रहा है। भारी बारिश की वजह से जबरदस्त उफान पर है। वहीं मूसलाधार बारिश के बाद उफान मारती नदियां सड़कों के ऊपर से बह रही हैं। गांव वालों ने आने जाने के लिए रस्सा डाला है, ताकि पुल के ऊपर से बहती नदी किसी को बहा न ले जाए। बिहार का दुर्भाग्य है कि बाढ़ तो कभी सूखा, हर साल की यही आलम है। इस बार भी बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में। सबसे ज्यादा बेहाल समस्तीपुर है। यहाँ बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है,
जिसके कारण जिले में 9 प्रखंडों के 135 गांव जलमग्न हो गए हैं। हजार लोग बेघर होकर सड़क किनारे जीवन यापन के लिए मजबूर हो गए हैं। लोगों ने ऊंचाई वाली सड़कों के किनारे अस्थायी आशियाने बनाए हैं। बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी बाढ़ के पानी में डूबे हैं। लोगों को खाने पीने और जानवरों के लिए चारे का इंतजाम करने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिहार के समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, सिवान, सीतामढ़ी, पटना और कटिहार जिले में बाढ़ के पानी ने कोहराम मचा रखा है। दरभंगा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, लेकिन संकट खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। जिले के कई पंचायत अभी बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। दर्जनों गांव अभी पानी में डूबे हैं, कभी कोसी का कहर तो कभी बागमती की लहर। बिहार में हर साल इस मौसम में बाढ़ की विभीषिका दिखाई पड़ती है। हर साल पुख्ता इंतजाम के दावे होते हैं, लेकिन हर साल बिहार के तमाम इलाकों में बसे लोगों को बाढ़ का दंश झेलना ही पड़ता है। देश दुनिया की खबरों की बात लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की अहम खबरों के बाद करेंगे राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश पांडे के साथ राज्यों से आज। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी में एक अज्ञात महिला का छत विछत शव पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। महिला की हत्या के आरोपी समीर खान नामक युवक को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है और इस सनसनीखेज घटना से पर्दा हटा दिया गया है। लेकिन पूरी वारदात और पूरा मामला क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में। मामला जिला बाराबंकी थाना कोतवाली नगर का है, जहां बीते 7 जुलाई को किवाड़ी मोड़ के पास एक अज्ञात स्टॉली और हैंडबैग मिला। पुलिस को सूचना मिलने पर बाराबंकी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के नेतृत्व में स्टॉली और हैंडबैग की जांच में महिला का कटा हुआ सिर, दोनों बाहें, पैर और धड़ बरामद हुआ। शव के निशाक्त न होने के कारण हत्या की धारा में अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर पंकज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह और उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य संसाधनों द्वारा लगातार घटना को खोलने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस टीम को स्टॉली की जांच में एक फटा हुआ बिजली का बिल मिला। इस बिल की पड़ताल करने पर एवं गिरफ्तार किए गए अभियुक्त समीर खान की सर्विस लाइन की मदद से फोन लोकेशन से मालूम चला कि समीर खान मौके पर मौजूद था और घटना में पूरी तरह शामिल था। मृतक महिला मुंबई निवासी मालन बादशाह शेख उर्फ आयशा बताई जा रही है, जिसका हत्या आरोपी समीर खान से प्रेम प्रसंग एवं विवाह हो चुका था। समीर खान ने बताया कि मालन बादशाह शेख उर्फ आयशा के बीच चरित्र पर शक होने के कारण लोहे की राड से सिर पर मारकर हत्या कर दिया और चापड़ की सहायता से मालन के शव के टुकड़े कर स्टॉली बैग में भरकर रात के अंधेरे में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर सुनसान जगह देखकर सड़क किनारे डाल दिया। हत्या आरोपी समीर खान लखनऊ स्थित इंदिरा नगर का निवासी बताया जा रहा है, जो कि पूर्व में मुंबई में भी रह चुका है। आपको ध्यान होगा कि 7 जुलाई को कोतवाली में कोतवाली क्षेत्र में मोहम्मदपुर चौकी के एक मोहल्ले के पास 2 बैग मिले थे, एक स्टॉली और एक बैग, जिसमें एक महिला की कटी हुई लाश मिली थी, जिसमें दोनों पैर, दोनों बाहें, सर और धड़ हिस्सा वहाँ बरामद हुआ था। ऐसा देखने से लग रहा था कि लाश टूटी नहीं पुरानी है। बहुत करीने से थिक प्लास्टिक में पैक करके रखी गई थी, जिससे ब्लड न निकले और बदबू न आए। इस संबंध में जो स्थापित प्रक्रिया है पुलिस की, उसके तहत पैम्फलेट छापे गए, आसपास के जंगलों में सूचना एकत्र की गई, लेकिन बहुत लाभप्रद सूचना नहीं मिल सकी। घटना में प्रयुक्त दोनों बैगों का कई दिन बाद जब बारीकी से परीक्षण किया गया तो उसमें एक फटा हुआ पुराना बिजली के बिल का टुकड़ा मिला, जिस पर केवल बिजली मीटर अंकित था। हमारी टीम ने बड़े परिश्रम के साथ उस छोटी सी सूचना को विकसित किया और करते करते हम उस घर तक पहुंच गए जहां वो मीटर लगा हुआ था। उस मकान के स्वामी से बात करने पर मालूम पड़ा कि ये मकान उसने साल भर पहले एक समीर नाम के आदमी को बेच दिया है। अब स्थिति काफ़ी साफ हो चुकी थी, वो उस घर में ताला बंद था, वो आदमी वहाँ से गायब था। समीर का नंबर उसी भूस्वामी से मिल गया, जिसकी एनालिसिस से ये मालूम पड़ गया कि 5 तारीख को उस नंबर की लोकेशन उस टावर में पाई गई जहां वो डेड बॉडी के पार्ट्स मिले थे।
उस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारियाँ विकसित की गई। उसका नया नंबर हमारी टीम ने बड़ी मुश्किल से निकाला और इसको विधिपूर्वक इंटरसेप्शन से लेने के बाद घटना के संबंध में जानकारियाँ मिलने लगी। हमारी टीम ने समीर नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से बलरामपुर का रहने वाला है। लखनऊ में दर्जा 5 तक पढ़ा, उसके बाद बम्बई चला गया और वहाँ मटन की शॉप पर काम करने लगा। लगभग 20 साल बम्बई में रहने के बाद काफ़ी संपन्नता इसके पास आ गई थी, गाड़ी थी, अच्छे कपड़े थे और इसको लड़कियों से बातचीत करने का शौक़ था। वहाँ एक स्थानीय मालन नाम की लड़की, मालन एलियास आयशा नाम की लड़की से इसकी दोस्ती हुई और उसके बाद इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, निकाह कर लिया। इसके लिए न लड़की के घर वाले तैयार थे और लड़के के घर वालों को तो जानकारी थी ही नहीं। बाद में धीरे धीरे लड़की के घर वाले तैयार हो गए और ये साथ रहने लगे। समीर का कहना है कि लड़की पढ़ी लिखी थी, ACF में सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे काम करती थी। उसने शादी तो कर ली, लेकिन उसे लगता था कि लड़की बम्बई के तर्ज की है और उसके तमाम लोगों से बातचीत करने के का शक होने लगा समीर को। समीर लॉकडाउन के बाद काम धंधा बंद होने के बाद लखनऊ आ गया और उसने आयशा को भी लखनऊ बुला लिया। यहाँ भी पति पत्नी के बीच बराबर झगड़ा विवाद होता रहा और 5 तारीख को एक ऐसे ही विवाद के दौरान उत्तेजना में समीर ने घर में रखी हुई एक रॉड से इसके सर पर प्रहार किया, जिससे लड़की बेहोश हो गई। 1.5 घंटे बाद उसे लगा ये इसकी मृत्यु हो चुकी है। बाज़ार जाके उसने एक चाकू और चाकू खरीदा। ये सालों से जानवर काटता आया था, इसको हड्डी के जोड़ खोलने की जानकारी थी। उसी का अनुभव का लाभ लेते हुए इसने उसको लड़की के पूरे शरीर को 6 हिस्सों में अलग अलग खोल दिया और वहीं घर में उपलब्ध बैग इस ट्रॉली में भर के इस स्थान पर डाल दिया। इस घटना के अनावरण के साथ लड़की का मोबाइल, लड़की के कपड़े, ज्वेलरी और वो कार भी बरामद हो गई है जिसमें इस शव को फेंका गया। आप सारे लोग जानते हैं कि इस प्रकार की घटना का अनावरण बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें कोई सूत्र नहीं मिलता है। मैं बधाई देता हूं अपने अपर पुलिस अधीक्षक SP नॉर्थ श्री RS गौतम को, हमारी टीम के जो मौके पर काम करने वाले प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री पंकज सिंह, उनके एडिशनल इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह और इसके अलावा हमारी सर्विलांस टीम के प्रभारी सब इंस्पेक्टर मुन्ना कुमार, संजीव दुबे और बहुत अच्छा काम करने वाले हमारे चौकी इंचार्ज आज़ाद, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके इस घटना का अनावरण किया। मौसम विभाग ने 4 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग द्वारा देहरादून सहित 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश की आशंका जताई जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून और टिहरी के लिए ऑरेंज जोन अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे उत्तराखंड के इन जिलों में भारी बारिश से पहाड़ों में भूस्खलन भी हो सकता है। लिहाजा दरकते पहाड़ यहां बड़ी तबाही ला सकते हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की ऊंची पहाड़ियों में 3 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में पानी भर गया। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह झरने फूट रहे हैं। PWD भूस्खलन के बाद सड़क पर गिरे पत्थरों को हटाने का काम कर रही है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के मौसम की तरह गहरी धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी वालों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। तो वहीं प्रदेश में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए राज्य संपदा प्रबंधन विभाग ने जिलाधिकारियों को सजग रहने को कहा है। राज्य आपदा प्रबंध केंद्र की ओर से जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया है कि 17 और 18 अगस्त को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिले में अत्यधिक बारिश हो सकती है। ऐसे में IRS यानी इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम से संबंधित सभी अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे। राजधानी में तबाही लाने वाली बारिश इस सीजन में पहली बार इतनी रिकॉर्ड हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार की रात 8:30 बजे से सुबह 8:30 बजे तक 12 घंटे में दून में 109.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। स्पेशल डेस्क IBN भारत।
अब बात करेंगे बिहार की, जहां चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। नीतीश सरकार से हटाए गए मंत्री श्याम रजक ने आज राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ले ली है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने श्याम रजक को पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तो वहीं श्याम रजक आखिर क्यों भावुक हुए, देखिए इस रिपोर्ट में। जदयू के पूर्व उद्योग मंत्री श्याम रजक आज राजद में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। आरजेडी में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने कहा कि मैं अपने घर में वापस आकर भावुक हो रहा हूं। वापस आकर फिर से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। रजक ने कहा कि जेडीयू में रहते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की कोशिश की गई। लालू यादव ने हमेशा हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का पाठ पढ़ाया है। आखिर श्याम रजक ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आज भावुक हो रहा हूँ अपने घर में आकर के, वापस आकर के, कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद तो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो हस्तक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा हैं, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं और उनकी स्थिति बड़ी ही नगण्यता है। वहीं रजक को सदस्यता दिलाने के बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि सत्ताधारी दलों में नाराजगी है, चाहे सीएए हो या ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के लिए हर समझौता कर रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश जी ने ठगा नहीं। तेजस्वी ने कहा, नाम गिनवाएंगे तो पूरी किताब भर जाएगी। श्याम रजक जी, आदरणीय श्याम रजक जी का पार्टी में हम लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्याम रजक जी अपने पुराने घर में आए, अपने असली घर में आए, इसका हम सब लोगों को खुशी है। माननीय श्याम रजक जी जो हैं, इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। नाराजगी जो है सत्ताधारी दलों में है। अब आप देखिएगा, लगातार चाहे सीएए का मामला हो, 370 धारा के मामले हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, या जिस प्रकार से एससी एसटी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, ओबीसी के आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, और नीतीश कुमार जी केवल अपनी सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए, ना कोई विचार रह गया, ना कोई नीति रह गई, ना कोई सिद्धांत रह गया। श्याम रजक एक समय में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाते थे और बिहार में राबड़ी देवी सरकार में श्याम रजक मंत्री भी बनाए गए थे। बताया जा रहा है कि जेडीयू में श्याम रजक अपनी अनदेखी से काफी उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जिसके बाद वे मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते थे। लेकिन इससे पहले नीतीश सरकार ने मंत्री पद से हटाते हुए जदयू ने पार्टी की सदस्यता भी रद्द कर दी और रजक ने अपनी घर वापसी करते हुए आरजेडी का दामन थाम लिया। स्पेशल डेस्क IBN भारत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में स्थित शांति निकेतन के विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल चल रहा है। दरअसल यहां एक मेला ग्राउंड के पास दीवार निर्माण का कुछ स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कई ऐतिहासिक ढांचे तोड़ दिए, जबकि निर्माण स्थल से ईंट और सीमेंट को उठाकर फेंक दिया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल विश्व भारती यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पिछले सप्ताह एक दीवार का निर्माण शुरू कराया था, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन किया। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने कई ऐतिहासिक ढांचों तक को तोड़ दिया।
बता दें कि यूनिवर्सिटी परिसर में 3000 से अधिक स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और कई ऐतिहासिक ढांचों को धराशायी कर दिया। दीवार के निर्माण के लिए रखे ईंट और सीमेंट तक को उठाकर बाहर फेंक दिया। इस दीवार का निर्माण यूनिवर्सिटी परिसर में बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए किया जा रहा था। दरअसल शांति निकेतन में करीब 100 बीघे की जमीन खुली हुई थी, जहां किसी प्रकार की अब तक कोई रोक टोक नहीं थी। आपको बता दें कि इस ग्राउंड पर मेला लगता था, साथ ही स्थानीय लोग ग्राउंड का इस्तेमाल सुबह की सैर के लिए करते थे। यहाँ तक कि रोक के बावजूद हर रोज शाम 5 बजे के बाद लोगों की चहलकदमी बढ़ जाती थी, जिसको देखते हुए दीवार उठाने का फैसला लिया और नतीजा ये रहा कि लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ और दीवार के साथ ही कई ऐतिहासिक ढांचों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। न्यूज़ डेस्क, IBN भारत। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।